हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम समानता के लिए शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जो उत्तराखंड की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, समानता के लिए शिक्षा या शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ और परिभाषाएं जानते हैं। समानता के लिए शिक्षा का मतलब है सभी छात्रों को समान अवसर देना और उन्हें अपनी स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करना। यह शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए पूर्वाग्रहों से निपटना और समावेशी माहौल बनाना जरूरी है। दोस्तों, जो शिक्षा है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है और शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए हमें पूर्वाग्रहों से निपटना और समावेशी माहौल बनाना ज़रूरी है। क्योंकि कितने ही लोग ऐसे हैं जो पूर्वाग्रहों पे चलते हैं या रूढ़िवादी सोच पे चलते हैं, तो हमें उनसे निपटना और समावेशी माहौल बनाने की बहुत ज़रूरत है। भारत में सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना ही शैक्षिक अवसरों की समानता है। अर्थात सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना व सुविधाएं प्रदान करना शैक्षिक अवसरों की समानता है। समान अवसर एवं समान सुविधाओं के संबंध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। भारतीय संविधान की धारा 29(2) के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि राज्य द्वारा घोषित या राज्य नीति से सहायता प्राप्त करने या किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाए। अतः समानता का अर्थ यह है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे तथा सबको उन्नति के समान अवसर मिले। शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार जो भी समाज सामाजिक न्याय को अत्यंत आदर्श मानता है, जनसाधारण की स्थिति में सुधार करने तथा समस्त योग्य व्यक्तियों को शिक्षित करने को उत्सुक है, उसे यह व्यवस्था करनी होगी कि जनता के सभी वर्गों को अवसर व अधिकाधिक समता प्राप्त होती जाए, जिससे वह सुविधापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। तो दोस्तों, ये हमारे शिक्षा आयोग ने कहा कि जो भी समाज सामाजिक न्याय को अत्यंत आदर्श मानता है, उसे जनसाधारण की स्थिति में सुधार करने तथा समस्त योग्य व्यक्तियों को शिक्षित करने को जो उत्सुक है, उसे यह व्यवस्था करनी होगी कि जनता के सभी वर्गों को अवसर व अधिकाधिक समता प्राप्त होती जाए, जिससे वह सुविधापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सुविधाएं व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति उन अवसरों का दुरुपयोग भी कर सकता है। सबके लिए अवसरों की समानता के अभाव में प्रजातंत्र एक व्यर्थ अवधारणा हो सकती है। अंततः कहा जा सकता है, समानता के लिए शिक्षा का अर्थ है राज्य द्वारा देश के सभी बालकों के लिए स्थान, जाति, धर्म अथवा लिंग आदि किसी भी आधार पर भेद किए बिना एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से सुलभ कराना तथा शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करना। साथ ही साथ देश के सभी बच्चों एवं युवकों को इससे आगे की शिक्षा उनकी रुचि, रुझान, योग्यता एवं क्षमता आदि आवश्यकतानुसार सुलभ कराना तथा शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली उनकी कठिनाइयों का निवारण करना। दोस्तों, समानता के लिए शिक्षा का अर्थ ही यही है कि जितने भी बालक हैं, सभी को स्थान, जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव ना हो और उनको शिक्षा के लिए समान अवसर मिले। अब देखते हैं समानता के लिए शिक्षा की क्या-क्या विशेषताएं हैं। देश के सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अतः शिक्षा प्राप्त करने हेतु कई नियमों व कानूनों का निर्माण किया गया है। दूसरा पॉइंट है, प्रजातंत्र की सफलता का आधार समानता ही है। यदि प्रजातंत्र को सफल बनाना है, तो नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करके विकसित होने का समान अवसर उपलब्ध कराना होगा। अगला पॉइंट है, राष्ट्र का विकास नागरिकों के विकास पर निर्भर होता है तथा राष्ट्र के विकास की शक्ति शिक्षा है। इसलिए नागरिकों के प्रति भेदभाव के हीन दृष्टि को खत्म करना होगा। अगला पॉइंट है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो नागरिकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है।
इसलिए सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छे-बुरे का भेद जिससे पता चलता है। इसीलिए अगर हम शिक्षित होंगे या हम किसी को शिक्षित करेंगे, तो हम उनके अंदर ये समझ विकसित कर सकेंगे कि वो समाज में क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। मतलब क्या सही होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये समझ हम उनमें विकसित कर सकेंगे। अब है समानता के क्षेत्र। समानता के क्षेत्र को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है नागरिक अधिकार। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन करने तथा अपने अधिकारों का उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उसे प्रताड़ित करना, यातना देना एवं दंड देना निषिद्ध है। अगला पॉइंट है राजनीतिक अधिकार। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। वह अपनी इच्छानुसार अपने नेता का चयन कर सकता है तथा अपने अधिकारों का पूर्ण लाभ उठा सकता है। अगला पॉइंट है आर्थिक अधिकार। प्रत्येक नागरिक को यूनियन बनाने का तथा संपत्ति को खरीदने एवं बेचने का अधिकार है। अगला पॉइंट है सामाजिक अधिकार। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को समाज में अपनी इच्छानुसार किसी भी वर्ग से विवाह करने के अधिकार प्राप्त हैं। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक अधिकार। इसके अंतर्गत व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सामुदायिक क्रियाकलापों तथा अभियानों में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेने का अधिकार है। अगला पॉइंट है विधिक अधिकार। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ या सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठा सकता है तथा उसकी न्यायिक जांच भी करा सकता है। और दोस्तों, ये सारे अधिकार हमें शिक्षा से प्राप्त होते हैं। अगर ये शिक्षा हम सभी को दें, तो सभी लोग जो हैं, वो सभी बच्चे इन अधिकारों का फ़ायदा उठा सकेंगे और आपस में समाज में इक्वालिटी ला सकेंगे, समानता ला सकेंगे। अब है समानता के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान समय में समानता के लिए शिक्षा लोकतंत्रीय देशों के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना लोकतंत्र अर्थहीन हो जाएगा। हमारे लोकतंत्रीय देश में इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारण से है। इसमें पहला पॉइंट है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। लोकतंत्र की सफलता देश के नागरिकों की योग्यता एवं क्षमता पर निर्भर होती है। हमारे देश में रेगिस्तान, पहाड़ एवं जंगलों में रहने वालों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि उपेक्षित, निर्धन एवं दूर दराज में रहने वालों की शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएं, उन्हें लोकतंत्रीय मूल्यों का ज्ञान कराया जाए तथा उनमें सोचने समझने तथा निर्णय लेने की युक्ति का विकास किया जाए। तभी देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। दोस्तों, लोकतंत्र की रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हमें उस चीज़ का ज्ञान होगा। इसीलिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है लोगों को ये बताने के लिए कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। ये समझ विकसित करने के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें समाज में किस प्रकार से रहना है, ये सब हमें जो है शिक्षा के माध्यम से पता चलता है। और जब हम शिक्षित होते हैं, तभी हम इस लोकतंत्र की रक्षा कर सकेंगे और अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकेंगे। अगला पॉइंट है व्यक्तियों के व्यक्तिक विकास के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को उनके व्यक्तित्व के विकास का स्वतंत्र अवसर देकर उनमें व्यक्तित्व का आदर करता है। हमारे देश की आधे से अधिक जनसंख्या पिछड़ी, निर्धन एवं अशिक्षित है। यदि सच में प्रत्येक व्यक्ति को विकास के अवसर प्रदान करने हैं, तो सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित थी, जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में उच्च वर्ग का अधिकार बढ़ता गया तथा निम्न वर्ग के व्यक्ति पिछड़ते गए, जिससे देश में वर्ग भेद का विस्तार हो गया। इस वर्ग भेद की समाप्ति के लिए सभी वर्ग के बच्चों एवं युवकों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त करना आवश्यक होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति तथा वंश के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, शिक्षा से ही जो हम आपस में वर्ग भेद है वो मिटा सकते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में होता था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो समझते थे कि शिक्षा पर केवल उनका ही अधिकार है और जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे, उनका शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं है। जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे, वो उनको शिक्षा नहीं देते थे। उन्हें शिक्षा से वंचित रखते थे। तो अब हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वर्ग इस शिक्षा से वंचित न रहे, तभी समाज का उत्थान हो सकता है, हमारे देश का उत्थान हो सकता है।
अगला पॉइंट है समाज के उन्नयन के लिए। लोकतंत्र पूरे राष्ट्र को एक समाज मानता है तथा उसे सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज के रूप में विकसित करने में विश्वास करता है। जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित नहीं किया जाता, तब तक यह संभव नहीं है। इसलिए देश में शैक्षिक अवसरों की समानता की बहुत ही आवश्यकता है। दोस्तों, हम अपने समाज का उत्थान तभी कर सकते हैं जब हम उसको जानेंगे, उसके बारे में शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी हम दूसरों को भी यह शिक्षा दे सकते हैं और अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास दो तत्वों प्राकृतिक संसाधन तथा मानव संसाधन पर निर्भर होता है। मानव संसाधन का विकास शिक्षा द्वारा होता है तथा प्राकृतिक संसाधन की देन है, जिससे देश में जितनी ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, वह राष्ट्र उतना ही तेजी से आर्थिक विकास करेगा। दोस्तों, शिक्षा से हम अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे, तो ही हम उस शिक्षा का जो यूज़ है, वो देश के विकास में कर सकेंगे और इस शिक्षा से हम प्रकृति के संसाधनों को भी इस तरीके से यूज़ करेंगे कि वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे और इससे हमारे जो देश है, उसका आर्थिक विकास होगा। अब है दोस्तों, भारत के संविधान में महिलाओं और लड़कियों के लिए जो शिक्षा में समानता के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 15(1) के तहत राज्य को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से मना किया गया है। अर्थात धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। अर्थात राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। अगला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आरटीई कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अगला पॉइंट है बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 1990 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव को मना किया गया है। अगला पॉइंट है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा 1996 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा विनियमित और संरक्षित किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 21(a) संविधान के 86वें संशोधन एक्ट 2002 के तहत एवं अनुच्छेद 21(a) के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मूलभूत अधिकार है। जैसे कि अभी हमने आरटी के बारे में जाना कि अनुच्छेद 21(a) के तहत संविधान के 86वें जो संशोधन हुआ था 2002 में, तो इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मूलभूत अधिकार है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 29(d) के तहत पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का प्रावधान करता है। अब दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं, इनको देखते हैं कि वो प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश है। अनुच्छेद 15(4) के तहत अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय और आश्रम विद्यालय स्थापित किए गए हैं। बालिकाओं की शिक्षा में सहायता के लिए कन्या आश्रम विद्यालय स्थापित किए गए हैं। शैक्षिक संस्थाओं में जाति, धर्म या किसी और भेदभाव के आधार पर नामांकन में बाधा नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, विकलांगों के लिए शिक्षा में समानता के अधिकार के बारे में क्या कहा गया है या क्या कौन से प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। साथ ही विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन सीआरपीडी के तहत भी विकलांगों को समान शिक्षा का अधिकार है। अब विकलांगों की शिक्षा के लिए समानता के संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार से हैं। विकलांग बच्चों को 18 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्यों की है। विकलांग छात्रों को कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में रखा जाना चाहिए। विकलांग छात्रों को गैर विकलांग छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलने चाहिए।
अलग से स्कूली शिक्षा तभी हो सकती है जब विकलांगता की प्रकृति या गंभीरता ऐसी हो कि नियमित कक्षा में शिक्षण लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। अब दोस्तों विकलांगों के लिए शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों में आरक्षण, सार्वजनिक भवनों में सुगम्यता सुनिश्चित करना, दिव्यांगों के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांगों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान। अब दोस्तों भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में समानता के कौन से प्रावधान हैं, उसके बारे में जानते हैं। इनमें अनुच्छेद 29, 30 और 46 प्रमुख हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के उपयोग में भेदभाव से बचाना, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 30 एक भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से बचाना। शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, इनमें से ये शामिल हैं। मदरसों को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग के साथ जोड़ना, पिछड़े और अलाभावित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान, जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय या आश्रम विद्यालय स्थापित करना, बालिकाओं की शिक्षा में सहायता के लिए कन्या आश्रम विद्यालय स्थापित करना। अब हम समानता के लिए शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन के बारे में जानेंगे। हमारे देश में शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने के लिए अनेक कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं। अहम शैक्षिक अवसरों की समानताओं से संबंधित मुद्दे एवं चिंताओं के प्रमुख कारणों का अध्ययन निम्न प्रकार से करेंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है लैंगिक भेदभाव। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद सभी शैक्षिक स्तरों पर संख्यात्मक विकास हुआ, साथ ही साथ नारी शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया गया, जिसके फलस्वरूप बालिकाओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी आज लड़कों की तुलना में लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत बहुत कम है। नई शिक्षा नीति 1986 के समय यह स्पष्ट हुआ कि अखिल भारतीय स्तर पर स्कूल न जाने वाले 6 से 14 वर्ष के बालकों की संख्या 42% थी, जबकि बालिकाओं की संख्या 62% थी। शहरों की अपेक्षा गांव में लिंग भेद का अंतर और अधिक शोचनीय अवस्था में था। गांव में बालिकाओं के स्कूल न जाने की संख्या 70% तक आंकी गई थी। अगला पॉइंट है विद्यालयों की दूरी एवं अनुपलब्धता। शैक्षिक अवसरों में समानता लाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि विद्यालय उचित दूरी पर उपलब्ध हों, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को घर से अधिक दूर वाले शिक्षण संस्थानों में भेजने से घबराते हैं। विशेष रूप से लड़कियों को, छोटे बच्चों एवं लड़कियों के लिए अभिभावक तब तक चिंतित रहते हैं जब तक कि वे विद्यालय से लौटकर घर नहीं आ जाते हैं। वैसे तो हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ है। जगह-जगह पर छोटे-बड़े पाठशालाएँ व महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ शिक्षण का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अगला पॉइंट है आर्थिक समस्याएँ। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर देश की 50% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। निर्धन परिवारों के पास बच्चों के पालन-पोषण के बाद इतना धन नहीं बचता कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। शिक्षा पर धन व्यय करने में समर्थ न होने के कारण संपन्न परिवार के बच्चों की अपेक्षा निर्धन परिवार के बच्चों को कम शैक्षिक अवसर उपलब्ध हो पाते हैं। गरीब परिवार अपने बच्चों को छोटी आयु में ही किसी रोजगार में लगा देना उपयुक्त समझते हैं, जिसके कारण उन्हें शैक्षिक अवसर नहीं मिल पाते हैं। अगला पॉइंट है प्रादेशिक समस्याएं। शैक्षिक अवसरों की समानता से संबंधित प्रमुख समस्या प्रादेशिक असंतुलन है। शैक्षिक विकास सभी प्रदेशों में समान नहीं है। प्रादेशिक असंतुलन के पीछे आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। उदाहरणार्थ बिहार, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इन क्षेत्रों पर भौगोलिक प्रमाण भी है, जैसे राजस्थान में रेत के टीले काफी दूर तक फैले हुए हैं, जिससे आने जाने की असुविधा होने के कारण शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अगला पॉइंट है शारीरिक दिव्यांगता।
शारीरिक दिव्यांगता के कारण भी शैक्षिक अवसरों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले छात्रों की संख्या भी बहुत अधिक है। शारीरिक दिव्यांग बालकों में दृष्टिहीन, लूड़े-लंगड़े, गूंगे, बहरे आदि सम्मिलित हैं। इन बालकों को अपने शारीरिक दोषों के कारण शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। अगला पॉइंट है घर का दूषित वातावरण। शैक्षिक समानता में घर का दूषित वातावरण भी बाधा उत्पन्न करता है। घर का वातावरण विभिन्न कारणों से दूषित हो जाता है, जैसे निर्धनता, शिक्षा, बच्चों की अधिक संख्या, पति-पत्नी के बीच कलह, पारिवारिक कलह, व्यभिचारी आदि। दूषित वातावरण में पढ़ने वाले बच्चे उत्तम शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक समानता के दायरे में ले आना तथा शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना एक समस्या है। अगला टॉपिक है मानसिक असंतुलन। जो बालक मानसिक दृष्टि से सामान्य नहीं है, ये शिक्षा अवसर से वंचित रह जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि इनके लिए अलग विद्यालयों का अभाव है। हमारे देश में मानसिक रूप से पीड़ित बालकों की संख्या लगभग 20 लाख है। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि शैक्षिक अवसरों में समानता लाने में विभिन्न असमानताएं ही बाधक तत्व रही है, चाहे असमानताओं का कारण वातावरण हो या वंशानुक्रम। तो दोस्तों, अब समानता के लिए शिक्षा के लिए जो सुझाव हैं उनके बारे में देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का चयन। शिक्षा में समानता लाने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए योग्यता के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। किसी के साथ जाति, भाषा, रंग एवं लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर लोगों का उच्च शिक्षा की ओर झुकाव बढ़ेगा तथा वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है सामान्य विद्यालय प्रणाली। शिक्षा में समानता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति में अनेक सुझाव दिए गए हैं। इनके अनुसार शिक्षा सरल रूप से प्रदान की जानी चाहिए। कोई भी संस्था प्रवेश के समय किसी भी बच्चे के साथ जाति, धर्म, भाषा, रंग एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। शैक्षिक विकास के लिए समय समय पर नीतियों का निर्माण किया जाए, जिससे शिक्षा का सामान्यीकरण किया जा सके। अगला पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान। शैक्षिक समानता के लिए प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों को शिक्षित करने के पहले उनके माता पिता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब बच्चों के माता पिता शिक्षित होंगे तो अपने बच्चों को अच्छी ढंग से शिक्षित कर सकेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। प्रत्येक शिक्षित नागरिक अपने देश के विकास में अपना योगदान कर सकता है। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया तो उसे प्रौढ़ शिक्षा द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। सरकार को इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का निर्माण करना चाहिए व इसके अतिरिक्त समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए या चलाया जा सकता है। अगला पॉइंट है संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास। शैक्षिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। संविधान के द्वारा लोगों को शैक्षिक अधिकार की सुविधाएं भी दी गई हैं। इस लक्ष्य को तब तक सफल नहीं बनाया जा सकता जब तक लोग उसके प्रति जागरूक न हो सके। संविधान द्वारा बनाई गई नीतियों को समय समय पर आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षा प्राप्त करने में व उसका विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब है समानता के लिए शिक्षा के लिए सरकारी प्रयास। अब देखते हैं सरकार के क्या क्या प्रयास हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को दूर किया जा सकता है। भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समानता स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। अगला पॉइंट है मिड डे मील योजना। यह योजना सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिन में एक बार गर्म और पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। अगला पॉइंट है समग्र शिक्षा अभियान। यह एक उन्नत संस्करण है जो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और समानता लाने पर केंद्रित है। अगला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला पॉइंट है
लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं। सरकार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि। उदाहरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2022 से 23 में 6.4 करोड़ से अधिक लड़कियों को लाभान्वित किया गया था। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लिंग अंतराल कम हुआ है, गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हुई है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, शिक्षकों की कमी, डिजिटल शिक्षा तक पहुंच का अभाव, गरीबी और सामाजिक आर्थिक असमानता। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार को और अधिक प्रयास करने होंगे, जैसे शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण, स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना। शिक्षा के क्षेत्र में समानता स्थापित करने के लिए सरकार को अनेक प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए सरकार को और अधिक प्रयास करने होंगे। यह भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों की सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षा के क्षेत्र में समानता स्थापित करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना ही होगा। अब दोस्तों, इसका निष्कर्ष देखते हैं। शिक्षा में समानता प्राप्त करना राष्ट्रीय विकास का एक अनिवार्य आधार है। नामांकन दर में वृद्धि उत्साहजनक है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित किए बिना, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं किया जा सकता। शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण और स्कूली बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ साथ डिजिटल शिक्षा को अपनाना, गरीबी कम करने के कार्यक्रम और लक्षित सामाजिक पहल समावेशी शिक्षा प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना न केवल संसाधनों में वृद्धि करेगा, बल्कि नवीन शिक्षण पद्धतियों को भी प्रोत्साहित करेगा। यह बहुआयामी दृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र में एक समान अवसर का मैदान तैयार करेगा, जहां प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सके और अपने सपनों को साकार करने के लिए सशक्त हो सके। इस प्रकार एक समावेशी शिक्षा प्रणाली न केवल युवाओं का भविष्य उज्जवल करेगी, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास में भी योगदान देगी। इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि हम अपने समाज में समानता स्थापित कर सकें व सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान कर सकें। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समानता के लिए शिक्षा के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।